गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में आपको ज्योग्राफी का जो चैप्टर था संसाधन विकास, उसमें मृदाओं के बारे में बताया गया था आपको, जिसमें आपको दो मृदाओं के बारे में एक्सप्लेन किया गया था, जलोढ़ मृदा और काली मृदा के बारे में। ठीक है, मुझे आशा की शायद आशा है कि आप शायद में क्वेश्चन आज समझ गए होंगे चैप्टर को। इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं, आगे चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं कौन सी मृदा है। ठीक है, देखिए आगे है लाल और पीली मृदा। ठीक है, लाल और पीली मृदा जो है क्या है, ये भारत का जो दक्कन पठारी वाला क्षेत्र है और दक्षिणी जो हिस्सा है भारत का, ठीक है, जहाँ पर आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं, कम वर्षा वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर ये मृदा बहुत ज़्यादा विकसित होती है। ठीक है, इसमें ये मृदाएँ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गंगा का मैदान है, दक्षिणी छोर है। ठीक है, और इसके अलावा पश्चिमी घाट के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर ये पाई जाती है। इन मृदाओं का जो लाल रंग होता है वो रवेदार आग्नेय रूपांतरित चट्टानों के अलावा जो यहाँ पर जो धातुएं वगैरह पाई जाती है, जो खनिज पाए जाते हैं, उन खनिजों के कारण इन मृदाओं का जो रंग होता है वो लाल और पीला हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा, ठीक है, चौथे नंबर मृदा भारत का लेटराइट मृदा, जो ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से ली गई है। लेटर से इसका नाम पड़ा है, लेटर से लिया गया इसके अंदर। ठीक है, जिसका अर्थ होता है ईंट। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ईंट बनाने के लिए जिस मृदा का इस्तेमाल किया जाता है उस मृदा का नाम है क्या, लेटराइट मृदा। ठीक है, ये उन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा विकसित होती है, उन क्षेत्रों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में ये बहुत ज़्यादा विकसित होती है। इन मृदाओं के अंदर जो ह्यूमस की मात्रा होती है बहुत कम होती है। ठीक है, और जहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है वहाँ उन क्षेत्रों में ये मृदाएं जो है क्या वो पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा अत्यधिक तापमान के कारण ये मृदा उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा होता है। तो अत्यधिक तापमान के कारण क्या होता है कि इसमें जो पदार्थों को अपघटित करने वाले जो पदार्थ होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं इसके अंदर से। ठीक है, इसके लिए इस मृदा पर यानी जिन क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है तो वहाँ पर कृषि कार्य करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन कृषि कार्य हो सकता है। ठीक है, कृषि कार्य हो सकता है, लेकिन कृषि कार्य करने के लिए उसको मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए वहाँ पर उपाय करने पड़ते हैं। उस मतलब जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है उन मृदाओं के अंदर, वो न्यूट्रिएंट्स के अंदर बनाने पड़ते हैं उसके अंदर, जिससे कि इसमें लागत बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, ये मृदाएं मुख्य तौर पर आपके कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, असम के इन पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, मृदा पाई जाती है। और मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर, अगर हम मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाएंगे या उचित तकनीक अपनाएंगे तो केरल और तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में इन मृदाओं पर चाय और कॉफ़ी की खेती की जाती है। ठीक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है या आपका केरल है, यहाँ पे जो लेटराइट मृदा होती है उनमें काजू की फसल बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से की जाती है। ठीक है, यानी मेनली इस जो लेटराइट मृदा पाई जाती है उनमें ह्यूमस वगैरह की मात्रा कम होती है। ठीक है, उपजाऊपन थोड़ा सा कम होता है, लेकिन उसको उपजाऊ बनाकर उसमें लागत ज़्यादा लगाकर यहाँ पर कृषि कार्य किया जाता है। कई क्षेत्रों में कॉफ़ी उगाई जाती है और कहीं पर इसके अंदर काजू की खेती की जाती है। नेक्स्ट आते हैं मरुस्थलीय मृदा। नेक्स्ट मृदा आपका मरुस्थलीय मृदा। जैसा कि नाम से आप समझ गए होंगे कि मरुस्थलीय मृदा उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर कि मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं। ठीक है, मेनली क्योंकि भाई मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है और ये मृदाएं आमतौर पर उन क्षेत्रों में पाई जाती है जो रेतीले क्षेत्र होते हैं, इनमें लवणीय कण ज़्यादा होते हैं इसके अंदर और इनमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और ऐसी मृदाओं में जहाँ पाई जाती है वहाँ की जो झीलें वगैरह होती हैं उन झीलों को वाष्पीकृत करके वहाँ से नमक भरा बनाया जाता है। ठीक है, शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण इनमें जो वाष्पन दर होती है वो बहुत ज़्यादा अधिक होती है। इन मृदाओं के अंदर ह्यूमस और नमी की मात्रा बहुत कम होती है इन मृदाओं के अंदर। ठीक है, और मृदा की सतह के नीचे जैसे जैसे कैल्शियम की मात्रा लगातार बढ़ती चली जाती है और इसमें जो कंकड़ वगैरह इसके अंदर, चूने कंकड़ वगैरह इसके अंदर पाए जाते हैं। और ये मृदा वैसे तो खेती योग्य ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन इसमें भी अगर हम उचित लागत द्वारा या उचित टेक्निक द्वारा अगर इन मृदाओं को, ठीक है, इन मृदाओं को कृषि योग्य बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में इस समय हो रहा है। ठीक है, वहाँ पर इन मृदाओं को उचित टेक्निक के द्वारा उनको प्रॉपर तरीके से करके यहाँ पर कृषि कार्य किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मृदा होती है हमारी वन मृदा या पर्वतीय।
ठीक है। वन पर्वतीय ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहाँ पर कि पर्याप्त मात्रा में वर्षावन उपलब्ध होते हैं, वहाँ पर ये पाई जाती है। इन मृदाओं के गठन में जो पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बहुत सारा बदलाव आता है। ये मृदाएं दोमट और छिद्रदार होती हैं और ऊपरी ढलानों पर, जो ऊपरी पहाड़ी वाला क्षेत्र है, वहाँ पर इनके कण बहुत मोटे होते हैं, ठीक है। और हिमालय के क्षेत्रों की बात की तो वहाँ पर ये पाई जाती है, और हिमालय के क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत ज़्यादा अपरदन होता है इसके अंदर, ठीक है। और ये मृदाएं मतलब जहाँ पर अगर हम ऊंचाई की बात करें तो वहाँ पर इनके कण बहुत मोटे होते हैं, उपजाऊ ज़्यादा नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे हम पहाड़ों से पर नीचे आते जाते हैं वैसे वैसे कण महीन होते चले जाते हैं, और वहाँ पर इनमें जो ये मिट्टी जो होती है वो थोड़ी सी उपजाऊ होती है यहाँ वहाँ पर, और वहाँ पर इससे कृषि कार्य किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम मृदा अपरदन और मृदा संरक्षण। मृदा अपरदन, मृदा संरक्षण। देखिए, मृदा अपरदन यानी मिट्टी की ऊपरी परत का हवा के द्वारा और पानी के द्वारा बह जाना, मतलब हवा के द्वारा उड़ जाना और पानी के द्वारा बह जाना, उसको बोलते हैं मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन, ठीक है। क्योंकि भाई मृदा के वैसे तो ये है कि मृदा का कटाव और मृदा का बनना, ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, यानी कि मृदा कटाव भी हो रहा है और मृदा बन भी रही है। भाई अगर मान लो ये अगर हवा के द्वारा किसी जगह मृदा उड़ रही है तो जाहिर सी बात है किसी जगह इकट्ठी भी तो हो रही होगी, ठीक है। तो अगर जिस जगह इकट्ठी हो रही है तो वहां पे क्या है, मृदा बन रही है, लेकिन जिस जगह से उड़ रही है मृदा उस जगह से क्या है, मृदा का अपरदन हो रहा है। वही चीज पानी के ऊपर भी काम आती है कि भाई पानी के द्वारा जो मृदा बहा कर लेके आई जा रही है, तो एक जगह से लेके आई जा रही है तो उसका वहां पर अपरदन हो रहा है, और एक जगह पर अगर इकट्ठी की जाए तो वहां पर उसका क्या मृदा का निर्माण हो रहा है। तो ये जो प्रक्रिया होती है दोनों को साथ साथ चलती हैं और ये इसमें एक संतुलन बना रहता है, ठीक है। तो लेकिन कभी कभी ये संतुलन बिगड़ जाता है, यानी कि जो मानवीय क्रियाएं होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा योगदान देती हैं। भाई जो मानवीय क्रियाएं होती हैं वो जैसे वन उन्मूलन है, अति पशुचारण है, निर्माण कार्य करना है, खनन कार्य करना है, इससे क्या होता है कि इससे जो पूरा संतुलन होता है वो भंग हो जाता है, ठीक है। यानी कि मृदा का अपरदन हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है, वो बन नहीं रही है, तो जो भी जो संतुलन होता है उत्पन्न वो पूरा संतुलन बिगड़ जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि भाई जैसे अगर हम जल के द्वारा की बात करें, अगर पानी के द्वारा अगर कटाव की बात करें तो उस कटाव को हम बोलते हैं अवनालिका अपरदन, ठीक है। यानी अवनालिका अपरदन जिसमें कि पानी के द्वारा अगर मिट्टी बहा कर लेके जाती है तो पानी के द्वारा क्या होता है उसमें बड़े बड़े गड्ढे से हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं अवनालिका अपरदन, ठीक है। और चंबल बेसिन की बात करें तो चंबल बेसिन में ऐसे एग्जाम्पल हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं जहाँ पर कि नदी द्वारा जो मृदा का अपरदन बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हवा के द्वारा जो मिट्टी की ऊपरी परत जो बह जाती है, जो ऊपरी परत जो उड़ जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं चादर अपरदन, क्योंकि जो मिट्टी ऊपरी परत है वही सबसे उपजाऊ होती है, ठीक है। तो जब वो हवा के द्वारा जब वो मिट्टी उड़ जाती है तो उसको बोलते हैं क्या, चादर अपरदन, ठीक है। तो इसके अलावा जो कृषि के अंदर हम जो गलत तरीकों मतलब कृषि करने में, कृषि कार्य करने में जो गलत तरीकों का यूज़ किया जाता है, ठीक, उससे ही मृदा का अपरदन होता है, ठीक है। इसके अलावा ढाल को टेढ़ा मेढ़ा चलाने से भी जो मृदा का अपरदन मतलब होता है उसके अंदर, जिससे कि जो मृदा अपरदन होता रहता है उसको बनने का प्रक्रिया बहुत कम हो जाती है। इस चीज़ को बचाने के लिए हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है। मृदा का संरक्षण करने के लिए मतलब मृदा को बचाना यानी अपरदन कम से कम हो और मृदा को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बचाया जाए। इसके लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले समुचित जुताई, ठीक है, समुचित जुताई की टेक्निक, ठीक है, यानी ढाल वाली भूमि पर समुच्चय रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जो जल बहाव की गति होती है वो घटती चली जाती है, जिससे कि मृदा अपरदन कम होता है, ठीक है। इसके अलावा हम सोपान कृषि को करने से मृदा अपरदन को नियंत्रित कर सकते हैं। सीढ़ीदार कृषि का यूज करके हम जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो मृदा अपरदन होता है उसकी मात्रा भी कम कर सकते हैं, ठीक है। फसलों के बीच में क्या है कि फसलों के बीच में घास की पट्टी लगा दी जाए जो कि उस हवा के प्रेशर को या पानी के प्रेशर को वो कम कर सकते हैं, जिससे कि मृदा अपरदन कम हो सकता है। इसके अलावा पेड़ों की रक्षा मेखला बनाई जाए, यानी कि शेल्टर बेल्ट, जिसको हम शेल्टर बेल्ट बोलते हैं, रक्षक मेखला का यूज करके, ठीक है, यानी कि साइड से पेड़ों के साइड से या जो भी फील्ड वाला उनके साइड से क्या है कि बड़े पेड़ लगा दें, जिससे जो हवा के प्रेशर को, पानी के प्रेशर को वो कंट्रोल कर सकें, जिससे कि मृदा अपरदन कम से कम हो सकता है, ठीक है। तो इन तरीकों को हम प्रयोग करके क्या है कि मृदा अपरदन रोक सकते हैं, मृदा अपरदन
मतलब जो मृदा प्रबंधन है और जो मृदा का संरक्षण कर सकते हैं उसको बचा सकते हैं, क्योंकि ये जो मृदा संसाधन है बहुत बहुमूल्य संसाधन है, क्योंकि बिना मृदा के कोई काम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका यहीं पर फिनिश हुआ। नेक्स्ट क्लास जब लगेगी तो हम आपको इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको करने हैं। थैंक यू।